हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 4। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो इसे स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहले कुछ पैराग्राफ दे रखा है, पहले इसे रीड करते हैं। प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक और दार्शनिक द्रव्य की सूक्ष्म संरचना के विषय में कल्पना करते रहे हैं। इनके हजारों साल पहले से ही जो वैज्ञानिक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, वो सूक्ष्म संरचनाओं के विषय में कुछ कल्पना करते रहे हैं या फिर सिद्धांत देते रहे हैं। तो अपने भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने 1800 ईसा पूर्व बताया था कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इसके ऊपर एक कहानी के वो जब जंगल से जा रहे थे तो उन्हें भूख लगती है, और एक तो वो जिस जंगल से जा रहे थे वो सेब का बाग था, वैसे उसमें सेब के पेड़ ज्यादा थे। तो उन्होंने एक सेब 2-3 सेब तोड़े, जिसमें से 2 उन्होंने खा लिए और एक बचा। तो वो उसे कुरेदने लगे। तब वो सोचने लगे कि इसका कोई ऐसा पार्ट भी होगा जो ना टूटेगा, बिल्कुल भी नहीं टूट सकता। तो इसके बारे में बताया था उन्होंने। इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों, दार्शनिकों ने भी द्रव्य की सूक्ष्म कणों की उपस्थिति को कल्पना की एवं सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर विभिन्न घटनाओं तथा रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करी या प्रयास करे। फिर आता है 18वीं शताब्दी के अंत में। जब 18वीं शताब्दी का अंत हुआ के अंत में इन सूक्ष्म कणों के संबंध में कोई स्पष्ट वैज्ञानिक विचार नहीं कर पा रहे थे। सर्वप्रथम 1908 में जॉर्ज डाल्टन ने द्रव्य की संरचना के संबंध में सुव्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। कब किया? 1808 ईस्वी में। डाल्टन के परमाणुवाद के विषय में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो हम अब पढ़ते हैं अपने एटम के बारे में। हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या है? तो परमाणु की इसमें परिभाषा दे रखी है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो उसके रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। यानी कि सादा अपनी ये है किताबी भाषा, अपनी भाषा में कहा जाए तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहते हैं। अब आते हैं परमाणु के मूल कण। लार्ज पार्टिकल ऑफ मूवमेंट। जो मूल कण होते हैं ना, वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में अभी जानते ही हैं। इसके प्रमुख लक्षणों या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सारणी में दे रखे हैं कि परमाणु के मूल कणों के लक्षण। पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रतीक होता है इसका E-। द्रव्यमान AMU या फिर U में, एटॉमिक मास यूनिट में 0.00055। AMU में क्या है? 0.00055। फिर ग्राम में जो द्रव्यमान है वो है 9.1095102। 9.1095102 या फिर हिंदी में कहे तो 9.10951002। अपेक्षित घनत्व लगभग होता है इसका 1/1837। आवेश माइनस का 1 मतलब कि ऋणात्मक होता है। खोज करता थे J.J. थॉमसन या टॉमसन। उन्होंने खोज कब की? 1897 में। फिर दूसरा जो मूल कण है हमारा वो है प्रोटॉन। इसका प्रतीक होता है P+। क्या प्रतीक होता है इसका? P+। द्रव्यमान AMU में 1.00728 उसका क्या था जो
इलेक्ट्रॉन था उसका था 0.00055। फिर अब आता है इसका ग्राम में द्रव्यमान। तो इसका जो ग्राम में द्रव्यमान है वो है 1.6750 इंटू 10⁻²4। आपेक्षिक द्रव्यमान लगभग एक ही होता है और आवेश इकाई धनात्मक होती है। खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। 1932 में इसकी खोज की गई थी। इस पर इसको याद करने के लिए ना किसकी खोज किसने की उस पर एक ट्रिक बनाई गई है। ईट पर नाच। ई जो है इसका है इलेक्ट्रॉन, किसने की? जे टॉमसन ने। पी पा मतलब कि प्रोटॉन, किसने की? रदरफोर्ड ने। एन यानी कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट वो है न्यूट्रॉन। प्रतीक होता है एन। द्रव्यमान 1.00867 और इससे पहले क्या था? वो था 1.00728। अब द्रव्यमान ये था AMU में, ग्राम में वो है 1.6750 इंटू 10⁻²4। उसका था 1.6726 इंटू 10⁻²4। आपेक्षिक घनत्व 1। आवेश जो होता है वो शून्य होता है। शून्य विद्युतीय उदासीन, कोई इस पर नहीं होता। खोज करता चैडविक, जेम्स चैडविक कहते हैं इसको। 1932 में उसकी इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। 1897 में फिर जो हमारे प्रोटॉन था उसकी खोज की गई 1919 में। इसकी न्यूट्रॉन की खोज की गई 1932 में। इस पे एक पॉइंट दे रखा है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान वो लगभग बराबर हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में। अब एक नोट दे रखा है। प्रोटॉन की खोज सन 1886 से 1922 के मध्य कई वैज्ञानिकों के योगदान रहा है प्रोटॉन की खोज में। इस कारण कुछ लेखक गोल्डस्टीन को 1886 को प्रोटॉन का खोजकर्ता मानते हैं, लेकिन अधिकांश लेखक रदरफोर्ड को मानते हैं प्रोटॉन का खोजकर्ता 1922 में। तो इसीलिए ज्यादातर जो मानते हैं वो रदरफोर्ड को मानते हैं, तो इसलिए हमारी बुक्स में भी रदरफोर्ड का दे रखा है, लेकिन कुछ जो लेखक हैं वो गोल्डस्टीन को भी मानते हैं। अब हमारा प्रश्न है कैनाल किरणें किसे कहते हैं? 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने धनावेशित विकिरण की खोज की, जिसका नाम उन्होंने कैनाल रे दिया। ये कैनाल रे धनावेशित होती हैं। फिर एक टॉपिक है थॉम्स का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने बताया था कि 1904 ईस्वी में परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड के ये हो गया, यहाँ पर था एल्फा कणों के प्रकीर्ण के प्रयोग के बाद ना ये सिद्ध हो गया कि थॉमसन का ये परमाणु मॉडल है वो दोषपूर्ण है। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है उसे तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स समझते हैं इसमें हम कि जो जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो था क्या। ये मान लिया था उन्होंने कि परमाणु है और इसमें बीच बीच में जो है गोले जो बने हुए हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन, क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे हैं इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो सारा मटेरियल है ना, ये धनावेशित कणों से बना हुआ है। जो सारा मटेरियल है ये धनावेशित कणों से बना हुआ है। जो धनावेशित कण है उनसे बना हुआ है, बस यही था उनका परमाणु मॉडल। बट ये सही नहीं रहा तो इसे पढ़ना इसे भी पढ़ता है, लेकिन ये मान्य नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने रदरफोर्ड का फॉल अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। स्केटिंग यूज ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में सोना, चांदी आदि धातु की पतली चादर लगभग 4 × 10⁵ सेमी पर, काफी पतली पर अल्फा कणों की बमबारी के प्रयोग किए। उनके द्वारा सोने की पन्नी को चुनने का कारण यह था कि उन्होंने अपने प्रयोग के लिए बहुत पतली परत की आवश्यकता थी। सोने की पन्नी जो होती है वो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। रदरफोर्ड की पतली चादर द्वारा अल्फा कणों के विकिरण के प्रयोग के निष्कर्ष निम्नलिखित निकले। तो पहला निष्कर्ष क्या था? अधिकांश कणों के मार्ग में धातु की पन्नी में से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता। अधिकांश कणों के मार्गों में धातु की पन्नी से निकलते समय कोई विचलन नहीं होता, अतः परमाणु के अधिकांश भाग रिक्त स्थान है। उनका मानना था कि जो ये परमाणु है इसमें से जब अल्फा किरणें निकाली गई, अल्फा कणों को निकाला गया, तो उसमें से ज़्यादातर भाग में से वो किरणें पास हो गई परमाणु में से। यानी कि इससे ये निष्कर्ष निकला कि ज़्यादातर भाग उसका खाली है। दूसरा था कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आए, अतः यह सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित कण व भारी कण होते हैं। जब कहीं दूसरी जगह से जो किरण निकली वहां पर वो वापस आ गई, जहां से गई थी वहीं से वापस आ गई। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि इसमें कुछ तो धनावेशित कण है, लेकिन हर जगह नहीं है, कुछ ही जगह है। ऐसे कणों की संख्या जिनके मार्ग में विचलन हो जाता बहुत कम है, अतः धनावेशित व भारी द्वारा घेरा हुआ स्थान बहुत कम है। जो धनावेशित कण वो बहुत कम स्थान पर है, क्योंकि ज्यादातर स्थान पर से तो निकल रहा था ना, अल्फा किरणें जो थी वो निकल रही थी। परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र के सूक्ष्म आयतन में स्थित होता है। परमाणु के इस भाग को उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं। नाभिक का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन भारी कण हैं तथा प्रोटॉन धनावेशित है, अतः किसी परमाणु में सभी प्रोटॉन व सभी न्यूट्रॉन उसके नाभिक में स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो कक्षाएं होती हैं उनमें स्थित होते हैं। बोरवरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 22 होती है, जहां उस कक्षा का क्रम है होता है, जो उसकी कक्षा का क्रम जो होता है दूसरा है सबसे भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक 8 से अधिक तथा इससे पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 18 से अधिक नहीं हो सकती। प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 संख्या, प्रत्येक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद किसी भी कक्षा दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के बाद अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू किए जाते हैं। सबसे बाहर की कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जबकि सबसे बाहर से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या
2n² नियम के अनुसार अधिकतम हो जाए। इलेक्ट्रॉन संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। परमाणु संरचना के ज्ञान के आधार पर सन 1919 ईस्वी में कोशेल तथा लिविस ने संयोजकता को इलेक्ट्रॉनों के संदर्भ में समझाने के लिए संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता क्षमता उसके परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। इनके कहने का मतलब ये था दूसरा आता है हमारे इसमें, अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है। इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम किसे कहते हैं, पूछ लिया जाता है, अष्टक नियम किसे कहते हैं? तो वह नियम जिसके अंतर्गत अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेने की ही प्रवृत्ति होती है, वरना कुछ में ज़्यादा ले सकते हैं, वरना तो बाह्य कोश में 8 ही इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। उसका तीसरा है परमाणु स्थायी संरचना के नियम इस प्रकार है। पहला, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर द्वारा विद्युत संयोजकता होती है। दूसरा, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी द्वारा सहसंयोजकता होती है। पहला है कि परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर द्वारा, जो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर द्वारा विद्युत संयोजकता होती है, और दूसरा, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होती है, तो वह सहसंयोजकता कहलाती है। चौथा है, किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरक या साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। पूछ लिया जाएगा संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा, जो कोई भी तत्व है उसका कोई एक परमाणु है, तो उसके रासायनिक संयोग में, यानी कि कोई भी परमाणु अपना कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर ले रहा है, साझेदारी द्वारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर उसकी कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए वो हो रहे हैं, तो वही उसकी संयोजकता है। किसी तत्व के परमाणुओं द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरण साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन या बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कोश में होते हैं उसे संयोजी कोश कहते हैं। जिससे संयोजकता प्राप्त की जाती है या ज्ञात की जाती है, उस कोश को संयोजी कोश कहते हैं। नोट है दूसरा, यदि परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है, तो उसकी संयोजकता 8 में से माइनस करनी होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या को 8 में से माइनस करना होगा। फिर इसमें क्या होता है कि अगर 4 से कम है तो उसके वही संयोजकता हो जाएगी, 4 है तो भी वही है, लेकिन अगर 4 से अधिक है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, तो उन्हें 8 में से माइनस किया जाता है, तो उसकी संयोजकता निकाली जाती है। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। किसी भी तत्व के परमाणु संख्या, जो उसके परमाणु संख्या होगी, वो उस तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या के बिल्कुल बराबर होती है। फिर है परमाणु संख्या, जो होती है वो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उस परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या,
किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को ही परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक है। और जेड से परमाणु द्रव्यमान संख्या को 8 से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को एन से, तो हो जाता है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। यानी कि जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या अगर निकालनी हो किसी भी तत्व की हमें, तो उसके परमाणु क्रमांक को और न्यूट्रॉन को प्लस किया जाता है। किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक को उस परमाणु के संकेत द्वारा संक्षेप में प्रदर्शित किया जाता है। पहला ए से द्रव्यमान की संख्या को, एक्स से परमाणु का संकेत है, परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट किया जाता है। फिर आते हैं हमारे समस्थानिक आइसोटोप्स। किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनका क्रमांक समान होता है लेकिन उनका द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न हो जाता है। जो क्रमांक है वो समान ही रहता है, एक ही जगह पर होते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान अलग होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन सबसे बेस्ट इसका उदाहरण होता है। समस्थानिकों की विशेषताएं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, ये समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, इनका आवर्त सारणी में स्थान भी समान होता है। जो आवर्त सारणी में स्थान होता है परमाणु का वो भी समान होता है समस्थानिकों का, क्योंकि इनका इसके नाम से पता चला है समान स्थान। तीसरा है इनमें प्रोटॉन तीसरी इसकी विशेषता है इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, परंतु जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। चौथा है इसके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न होते हैं। इसके रासायनिक गुण समान है, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अब आता है अपना, अब तक हमने आइसोटॉप्स और उसकी विशेषताएं पढ़ी। अब समभारिक यानी कि आइसोबार्स पढ़ेंगे। वे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं वो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। जैसे ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीनों के क्रमांक 18, 19, 20 है, लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो एक होता है 40। इसकी विशेषताएं, पहला समभारिक दो अलग अलग तत्वों के परमाणु थे, वो एक ही तत्व के अलग अलग भार थे। परमाणु क्रमांक भिन्न व द्रव्यमान संख्याएं समान, उसमें क्या था, परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न। समभारिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान थी। फिर आता है समभारिक परमाणु भार अलग अलग, समभारिकों के परमाणु भार लगभग एक समान होते हैं, लेकिन उसमें एक क्रमांक तो समान थे लेकिन भार अलग अलग थे। परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण समभारिक के रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन उसमें क्या था, रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमने वीडियो में अपने क्लास 9 के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना को देखा। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें एंड चैनल पर बने रहें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। थैंक्स।